रामस्वरूप भांभी, सहायक आचार्य सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर, बीकॉम पार्ट फर्स्ट के बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि समंकों का वर्गीकरण और प्रस्तुतिकरण के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, जिसमें वर्गीकरण और सारणीयन दो कार्य हमने किए। जब समंकों का प्रस्तुतिकरण का कार्य समाप्त हो जाता है तो उसके पश्चात सांख्यिकी विश्लेषण एक मूलभूत उद्देश्य जो है समग्र, जो हमारे पास कि ऐसे प्रतिनिधि मूल्य का अनुमान लगाना होता है। यानी अब हम सांख्यिकी की जो तीसरी अवस्था है, पहली अवस्था समंकों का संग्रहण या कलेक्शन ऑफ डाटा, दूसरा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, समंकों का प्रस्तुतिकरण जिसमें हमने वर्गीकरण और सारणीयन का कार्य किया, तीसरा है समंकों का विश्लेषण। तो ये तीसरी अवस्था जो है उस विश्लेषण की, इसमें हम एक ऐसे प्रतिनिधि मूल्य का अनुमान लगाते हैं जिसे हम औसत या प्रतिनिधि मूल्य कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, समग्र की इकाइयों का व्यक्तिगत रूप से कोई महत्व नहीं होता है। आपने बताया ना पहले कि एक अकेली संख्या समंक नहीं हो सकती है। जैसे किसी व्यक्ति विशेष की आयु, एक व्यक्ति विशेष की आय, इनकम। तो चूंकि जो हमने वर्गीकरण किया, जो समंक हमने समूह के रूप में एकत्रित किए हैं, वर्गीकरण और सारणीन के पश्चात एक प्रतिनिधि मूल्य यानी औसत मूल्य का अनुमान लगाना महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। कि जो प्रतिनिधि मूल्य एक ऐसा मूल्य होता है जो सभी समंकों का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि इस औसत या केंद्रीय मूल्य द्वारा उपलब्ध सभी समंकों की किसी न किसी प्रवृत्ति का ज्ञान अवश्य होता है। इसलिए औसत या केंद्रीय मूल्य के माप को ही केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के नाम से भी जाना जाता है। आपके किताबों के अंतर्गत, बुक्स के अंतर्गत हमारे यहाँ पे या सिलेबस में भी केंद्रीय प्रवृत्ति लिखा हुआ है, सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम सांख्यिकी माध्य भी कहते हैं या औसत भी कहा जाता है। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति है उसकी प्रोफेसर सिम्पसन एंड काफ्का ने एक परिभाषा दी है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक ऐसा विशिष्ट टिपिकल मूल्य है जिसके चारों ओर अन्य सभी समंक बिखरे होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम औसत शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे औसत आय, औसत ऊंचाई, औसत श्रमिक। उसी प्रकार औसत और केंद्रीय प्रवृत्ति का माप यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। क्लार्क के शब्दों में जो केंद्रीय प्रवृत्ति की परिभाषा दी गई है कि संपूर्ण समंकों का वर्णन करने के लिए एक संख्या ज्ञात करने का प्रयास ही औसत कहलाता है। और भी परिभाषाएं दे रखी हैं इसके अंतर्गत, वो हम पढ़ेंगे बुक से। लेकिन सारांश रूप में अगर हम कहें कि ये जो परिभाषाएं हैं और जो हमने अभी सुना है, उसके आधार पर अगर औसत को परिभाषित किया जाए या सारांश के रूप में लिखा जाए, कहा जाए, तो औसत एकमात्र एक ऐसा मूल्य होता है जो दिए हुए सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है
और जिसमें सभी समंकों की विशेषताएं निहित होती है। स्पष्ट है कि श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति को व्यक्त करने वाले प्रतिनिधि मूल्य को ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अथवा माध्य कहते हैं। औसत, माध्य, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, ये सभी एक ही शब्द हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कंफ्यूज नहीं हो। समंकों की केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के लिए औसत या माध्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। समंकों में सामान्यतः यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि जैसे जैसे पद मूल्य बढ़ता जाता है, आवर्तियों या पदों की संख्या बढ़ती जाती है, जो एक बिंदु पर अधिकतम हो जाती है और उसके उपरांत घटने लगती है। फिर भी अधिकांश मूल्य जो है केंद्रीय मूल्य के आसपास ही केंद्रित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे हम देखें कि एक कक्षा में ऐसे विद्यार्थी बहुत कम होंगे जिन्हें 0 अंक अर्जित किया हो, और ऐसे छात्र भी बहुत कम होंगे जिनके 100% अंक आए हों। यानी अधिकांश छात्रों की संख्या 40% से 50% अंकों के आसपास होगी। यानी स्पष्ट है कि छात्रों द्वारा प्राप्तांक का वितरण इस प्रवृत्ति को व्यक्त करता है कि समंकों का केंद्रीकरण एक प्रतिनिधि मूल्य के आसपास ही देखने को मिलता है। यानी ये प्रतिनिधि मूल्य, जैसे आप अपनी 12th की मार्कशीट को देखें, आपका एक औसत आ रहा होगा प्रतिशत की, टोटल आपके कितने प्रतिशत अंक आए। तो अधिकतर अंक जो हैं आपके विषयवार जो अंक देखेंगे, वो सभी उन अंकों के आसपास ही केंद्रित होते हैं। इसलिए इसको केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। सांख्यिकी माध्य को प्रतिरूपी मूल्य या स्थान संबंधी माप या सारांश अंक भी कहते हैं। और डॉक्टर बावले ने, जैसा मेरे फर्स्ट वीडियो में भी आपने, जब हम सांख्यिकी की परिभाषा पढ़ी थी, उस समय भी डॉक्टर बावले ने जो है सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान कहा है। प्रोफेसर बावले ने क्या कहा? स्टैटिक इज द एवरेज ऑफ साइंस, साइंस ऑफ एवरेज कहा है। यानी माध्यों का विज्ञान कहा, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के माध्य ज्ञात किए जाते हैं। माध्यों की उपयोगिता कैसे है कि एक ऐसे मूल्य का निर्धारण जो समंकों के पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करे। आप कहीं भी अप्लाई करते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने अप्लाई के लिए किया, एडमिशन के लिए अप्लाई किया, तो आपका प्रतिशत मूल्य जो है, प्रतिशत अंक जो है, वो पूछा गया। सभी विषयों के अलग अलग अंक नहीं पूछे गए। और आपका एडमिशन भी जो है, जो आपका परसेंटेज है कि कितना प्रतिशत आपके अंक आए, उसके आधार पर ही हुआ। तो ये जो प्रतिशत है, एक प्रतिनिधि मूल्य कहा जाता है, जो प्रतिनिधित्व करता है। तो हमें एक ऐसे मूल्य का निर्धारण जो कि समूहों को, पूरे समूह का प्रतिनिधित्व कर सके, इसकी आवश्यकता होती है। समंकों के बड़े समूह के प्रतिनिधि मूल्यों के निर्धारण में तुलनात्मक अध्ययन संभव है। अगर आप 2 कॉलेजों के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का अगर अध्ययन करना चाहते हैं, उनके प्राप्तांकों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो दोनों का औसत का आप मिलान करेंगे। इसके अलावा अगर 2 विद्यार्थियों का भी आपको अगर तुलना करनी है विभिन्न सब्जेक्टों को, जैसा हम देखते हैं, एक विद्यार्थी के 55% अंक आ रहे हैं, एक विद्यार्थी के 75% अंक आ रहे हैं, प्रतिशत अंक आ रहे हैं, तो दोनों का तुलना भी 75 और 55% से ही किया जाता है। तो जो बड़े समग्र होते हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन जो है, इससे संभव हो जाता है। सांख्यिकी विवेचन के लिए माध्य विश्लेषण की विभिन्न क्रियाओं के आधार पर कार्य करते हैं। माध्यों की सहायता से ही हम भावी योजनाएं, क्रियाएं और नीतियों का निर्धारण में यथोचित मार्गदर्शन मिलता है। हमें आगे अगर हमारे प्रतिशत अंक कम आते हैं, तो हम आगे की योजनाएं जो है तैयार करते हैं कि हमें कैसे इनको
बढ़ाना होता है। ये सारी कार्य जो है आगे बड़ी बड़ी योजनाओं के अंतर्गत भी लागू होते हैं। अब सांख्यिकी माध्यों के प्रकार, यानी सांख्यिकी के माध्य कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज, हम केवल एक औसत शब्द को अभी तक देख रहे थे, लेकिन सांख्यिकी साहित्य में समंकों की केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने का सतत प्रयास किया जाता रहा है और इसके लिए प्रयुक्त विभिन्न सांख्यिकी माध्य का ये जो चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें सांख्यिकी माध्यों के प्रकार बताए गए। सर्वप्रथम सांख्यिकी माध्य के 3 प्रकार आपको बताए गए हैं पे, गणितीय माध्य, स्थिति संबंधी माध्य और वाणिज्यिक माध्य। गणितीय माध्य अर्थमेटिक मीन, जिसके अंतर्गत समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, द्विघातीय माध्य, यानी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड क्वाड्रेटिक मीन्स का ये सारे मैथमेटिकल एवरेज के अंतर्गत, गणितीय माध्य के अंतर्गत शामिल होते हैं। दूसरा है स्थिति संबंधी माध्य, पोजिशनल एवरेज जिसको कहा जाता है। इसमें बहुलक, मध्यका और विभाजन मूल्य ये आते हैं 3। ये अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं। बहुलक आगे आएगा, मध्यका, मीडियन एंड पार्टीशन वैल्यू यानी विभाजन मूल्य। तीसरा जो प्रकार है वाणिज्यिक माध्य, इसमें चल माध्य, प्रोग्रेसिव, संग्रथित माध्य, कंपोजिट, प्रगामी, प्रोग्रेसिव एंड परिष्कृत, मॉडिफाइड। चल माध्य यानी मूविंग एवरेज। तो ये जो एवरेज जो हैं सांख्यिकी माध्यों के विभिन्न प्रकार बताए गए, ये सभी हम जो है इस चैप्टर्स के अंतर्गत इस के अध्ययन करेंगे हम विश्लेषण के तहत। तो सांख्यिकी माध्य जैसा कि आपने देखा ये इतने प्रकार के होते हैं। अब हम सबसे पहले गणितीय माध्य लेते हैं, मैथमेटिकल एवरेज, और उसमें सबसे पहला लिया जाता है समांतर माध्य। समांतर माध्य जिसको सांख्यिकी में एक्स बार, आपने देखा होगा, एक्स बार के माध्यम से जो है संकेताक्षर से व्यक्त किया जाता है और मूल रूप से ये दिए हुए समंकों का औसत होता है। समांतर माध्य की गणना 2 रीतियों के आधार पर की जाती है, प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। और जैसा कि अपन ने देखा पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि सारणियां कितने प्रकार की है। मुख्य तौर पे आपको सारणियां 3 प्रकार की बताई थी, व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज, खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा है अखंडित या सतत श्रेणी यानी कंटिन्यूअस सीरीज। अब तीनों श्रेणियों के अंतर्गत प्रत्यक्ष रीति से और लघु रीति से हमें सरल समांतर माध्य, सिंपल अर्थमेटिक मीन की गणना करनी होती है। आपकी स्क्रीन के ऊपर दोनों विधियों से, प्रत्यक्ष रीति से और लघु रीति से, और तीनों श्रेणियों के अंतर्गत समांतर माध्य की गणना की जो फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, वो आपको दे रखे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। इसमें प्रत्यक्ष रीति के द्वारा समांतर माध्य की गणना की जाती है, डायरेक्ट मेथड्स के द्वारा। इसमें हम क्या करें, इसका जो फॉर्मूला आपको दे रखा है, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। इसका जो प्रोसेस या प्रक्रिया है वो है कि सर्वप्रथम हम दिए हुए सभी पद मूल्य यानी जो एक्स वैल्यूज जो दे रखे हैं उनको जोड़ किया जाएगा और इसका जो जोड़ आएगा उसको सिग्मा एक्स कहलाएंगे। फिर इस सिग्मा एक्स में सभी मदों की संख्या यानी एन, यहाँ पर जो एन है वो रिप्रेजेंट करता है मदों की संख्या को, अगर भाग देने पर हमारे पास समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा।
प्रत्यक्ष रीति के अंतर्गत ये देखें आप कि जो मूल्य दे रखे हैं उन सभी मूल्यों को जोड़िए और वो कितने मूल्य हैं, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, n, उससे आप उसको डिवाइड कर दीजिए। ये हमारे पास जो है समांतर माध्य का मूल्य आ जाता है, x बार का वैल्यू आ जाता है। दूसरा जो लघु रीति है, लघु रीति के अंतर्गत सर्वप्रथम दिए हुए सभी पद मूल्यों x वैल्यूज को किसी एक कल्पित माध्य अर्थात एज्यूम्ड मीन a से विचलन लिए जाएंगे, यानी dx निकाला जाएगा। तो dx इज इक्वल टू x माइनस a का फॉर्मूला हम प्रयोग करेंगे और सभी मूल्यों से हम विचलन निकालेंगे, dx निकालेंगे। यहाँ दिए हुए सभी मूल्य x वैल्यूज होते हैं। किसी मूल्य को कल्पित माध्य मानने से हमारे क्या होगा कि गणना कार्य अधिक सरल हो जाएगा और इन विचलनों का योग जो होगा वो dx सिग्मा dx के नाम से व्यक्त करेंगे। फॉर्मूला जो बनेगा इसमें x बार इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में सिग्मा dx अपॉन n। a मीन्स एज्यूम्ड मीन, जिसको आपने कल्पित माध्य माना है। सिग्मा dx जो विचलन लिए हैं उनका योग, जो विचलन लिए हैं उनका योग, और n बराबर जो है आपके यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम्स हैं। चूंकि व्यक्तिगत श्रेणी है और व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कितने हैं। तो इस रीति से हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रीति बता दी मैंने, लघु रीति आपको बता दी। इसके अंतर्गत एक एग्जांपल जो है आपके दे रखा है कि स्क्रीन के ऊपर, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, और स्टेप डेविएशन मेथड भी एक और बताया गया इसके अंतर्गत, वो बता दूंगा अभी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, प्रत्येक महीने की इनकम जो आपको दे रखी इसके अंतर्गत 200, 250, 300, 350 और 400। अब हमें अगर प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य की अगर गणना करनी है हमें यूजिंग डायरेक्ट मेथड्स, तो हम क्या करेंगे, इनको सबको जो डाटा दे रखे हैं उन डाटाज को खड़े रोर पे हम लिख देंगे। जो फर्स्ट टेबल है आपकी मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने हैं। इनकम दे रखी 200, 250, 300, 350, 400। प्रत्यक्ष रीति के द्वारा अगर हमें समांतर माध्य की गणना करनी है तो सिग्मा x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। जैसा कि हमने देखा कि जो मूल्य हमारे को दे रखे हैं उन सभी x मूल्यों का हम जोड़ लगा देंगे। तो x मूल्यों का अगर आपने जोड़ लगाया 200, 250, 300, 350 और 400, इसका जोड़ आता है 1500। सिग्मा x बराबर 1500 और n हमारे यहाँ पर 5 महीने हैं, इसलिए n बराबर 5। तो x बार जो होगा सिग्मा x अपॉन n यानी 1500 बटे 5 इज इक्वल टू 300 रुपये। अगर हम शॉर्टकट मेथड का उपयोग करें तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे देख रहा है कि वैसे ही हमें ऊपर से नीचे डाटा को जमाएं, मंथ और इनकम इन रुपीज, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऊपर से नीचे 200, 250, 300, 350, 400, n बराबर 5 है। यहाँ पर हम डेविएशन लेंगे, जैसा कहा कि विचलन लेंगे, और विचलन लेने के लिए किसी एक को एज्यूम्ड मीन मानना है। ध्यान रखें आप इसमें से ये जो x वैल्यू दे रखी उसमें से या किसी अन्य मूल्य को भी आप एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं, और एज्यूम्ड मीन से हम क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे। तो डेविएशन का फॉर्मूला dx बराबर x माइनस a। x वैल्यू ये आपको दे रखी है 200, 250, 300, 350, 400, ये x वैल्यू है।
ए हमने एक संख्या को एज्यूम्ड माना और मान लीजिए इसमें 300 को एज्यूम्ड माना है, तो हम प्रत्येक मूल्य का विचलन निकालेंगे। x बराबर 200 माइनस एज्यूम्ड मीन 300 इज इक्वल टू -100। x बराबर 250 माइनस 300 बराबर -50। एज्यूम्ड मीन 300 है, इन सबको x वैल्यूज में घटा देंगे। अब उसके पश्चात जो वैल्यू आती है उसका अगर हम जोड़ करेंगे तो -100 -50, फिर 0 +100 +50। अगर देखें तो सिग्मा dx का वैल्यू प्लस में भी 150 माइनस में भी 150 यानी बराबर 0 है। 0 आया सिग्मा dx का। फॉर्मूला लगाते हैं हम, x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, सिग्मा dx अपॉन n। तो a बराबर एज्यूम्ड मीन हमने माना 300 माना था, सिग्मा dx का मान आया था 0 और इसका हमने 5 से डिवाइड करेंगे, n बराबर 5। तो 5 से किसी भी शून्य में अगर संख्या भाग देंगे शून्य हो जाएगा। ब्रैकेट खोलते हैं, 0 300 प्लस 0 बराबर 300। तो यहाँ पर भी जो x बार आता है यानी समांतर माध्य आता है वो 300 ही आता है। एक और तीसरा मेथड जो आपके दे रखा है इसमें कि यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन रीति। पद विचलन रीति में शॉर्टकट मेथड जितना काम तो वही है कि हम पहले मूल्यों को जमाएंगे और फिर डेविएशन लेंगे। डेविएशन लेने तक वही काम आता है। डेविएशन जैसा कि आपने देखा कि -100 -50 0 +50 और +100, सो ये डेविएशन आया है। स्टेप डेविएशन में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं हम, एक कॉलम और बढ़ाते हैं कि कोई एक ऐसी संख्या आई लेते हैं जिससे ये सभी जो डेविएशन है वो डिवाइड हो जाएं बराबर बराबर, तो उसे हम आई कहते हैं। तो जैसे आई का हमने यहाँ पर उसका उपयोग करते हैं, तो आई बराबर अगर देखें तो हम 50 एक ऐसी संख्या ले सकते हैं जिससे ये सभी अंक जो है डिवाइड हो जाएंगे, तो आई बराबर 50। अब dx को हमने आई 50 से डिवाइड किया, -100 को 50 से डिवाइड किया -2, -50 को 50 से डिवाइड किया -1, 0 0 रहेगा। 50 को 50 से डिवाइड किया 1 प्लस में आएगा, 100 को 50 से डिवाइड किया +2 में। तो यानी अब हम यहाँ पर जो है सिग्मा dx इसका जोड़ हो जाएगा। स्टेप डेविएशन से जो डेविएशन ले गए हैं उनका योग वही आएगा, 2 और 1 3 माइनस के और 3 प्लस के, यानी सिग्मा dx का मान जो है वो 0 है। फॉर्मूला आपके थोड़ा सा चेंजेज है इसमें कि x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx। अब जो स्टेप डेविएशन से जो डेविएशन लिए गए हैं उनको हम उसका जोड़ लेंगे, n से डिवाइड करेंगे, इनटू i करेंगे और इनटू i का मतलब वही हमारा जो हमने लिया है 50। तो 300 प्लस ब्रैकेट में 0 डिवाइड बाई 50, 0। 50 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा और 5 से भाग देंगे 0 रहेगा। 300। तो तीनों विधियों यानी चाहे डायरेक्ट मेथड का यूज करें, चाहे शॉर्टकट मेथड का यूज करें, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करें, तीनों में एक ही जो है उत्तर आता है समांतर माध्य का, वो आता है 300। तो यह आज एक पहला कि व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत हम समांतर माध्य की गणना कैसे करेंगे, ये आपको तीनों विधियों द्वारा करके बताया गया है। प्लीज़ इसको पढ़ें, ध्यान से सुनें, देखें और अपनी बुक्स के अंतर्गत प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व करें। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।